सेकंड टाइप से इसका क्वेश्चन लिखना बेटा, प्रूव दैट द पोटेंशियल at point due to a point charge is inversely proportional due to a point charge is inversely proportional to the distance is inversely proportional to the distance between the source charge to the distance between the source charge and the observation point between the source charge and the observation point. अब सबसे पहले आप लोग इस पे आईएमपी लगा लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस टॉपिक का। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बड़े आराम से सामने देखना, और जैसे ही आपको कहीं समझ में ना आए तो तुरंत आप लोग अपना माइक ऑन करके पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि हम फिजिक्स, हाँ बोलो। एक सेकंड बोल रहे हैं बेटा। जो अभी हमने क्वेश्चन लिखवाया है वो था, प्रूव दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट, है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मिल गया संभव? ठीक ठीक। अब देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि हमें कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का, उसकी डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। और अगर हमें अच्छे से डायग्राम बनाना आ गया, समझ लेना 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि बात वही है, पूरा आंसर डायग्राम पर बेस्ड होता है। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा मैथमेटिक्स की, बस डायग्राम का पूरा खेल है। डायग्राम के बाद आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। डायग्राम तो आप ही बना रहे हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी बिल्डिंग को बनाओगे तो पहले उसका नक्शा बनाओगे ना, तभी उस बिल्डिंग को बनाओगे, पहले उसका मैप बनाओगे। तो पहले ये डायग्राम ही पूरी डेरिवेशन को क्लियर कर देता है कि डेरिवेशन कैसे कैसे होने वाली और इसमें हम क्या क्या करने वाले। इसलिए हमें डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख करके बनाना आना चाहिए। और इसको आप जब रफ में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के फिर डायग्राम को बनाना सीखेंगे और आपको आ जाएगा, एक दो बार में ही आ जाएगा, तो समझ लो कि अब आपको डेरिवेशन पूरी अच्छे से आने लगी। कैलकुलेशन तो आ जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन में लिखा है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। हम एक पॉइंट चार्ज बनाते हैं। कैसे? हमने ये लिया और एक पॉइंट रख दिया, इस पॉइंट का नाम है O, ठीक। और इस पॉइंट पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज है आपका प्लस Q चार्ज। अब आप इस चार्ज को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट चार्ज, तो हमने एक पॉइंट बनाया, पॉइंट का नाम है O, और उस पॉइंट पर चार्ज रख दिया। क्या बन गया? पॉइंट चार्ज। हालांकि वैसे पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, पर यहाँ पर हम अगर डायग्राम बनाना सीखना चाह रहे हैं क्वेश्चन से, तो बहुत आसान है कि क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट चार्ज, तो पहले हमने पॉइंट बनाया जिस पॉइंट का नाम है O, और उस पर चार्ज रख दिया हमने प्लस Q, ठीक है। अब क्या होगा? इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ फाइंड आउट करेंगे? कोई जगह फिक्स कर लो। हमने एक जगह फिक्स कर लिया, एक पॉइंट फिक्स कर लिया, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट P हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट P इस इलेक्ट्रिक चार्ज के
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आना चाहिए। किसके अंदर आना चाहिए? ये पॉइंट P इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो समझते हैं ना, कि इस चार्ज का एक ऐसा फील्ड जितने फील्ड में ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है, उतने फील्ड को हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हमने इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट P को हमने यहाँ पर मान लिया है, और इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। किसकी वजह से? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। अब जिस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? तो हमने सपोज दैट मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r मीटर। प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r मीटर। स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट चार्ज बनाओ, तो हमने पॉइंट बनाया, वो उस पर चार्ज रख दिया। फिर लिखा था इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमने इस चार्ज का देखा कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इनर साइड, मतलब कि अंदर की साइड ही हमने एक पॉइंट P अपना फिक्स कर लिया। इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर। अब पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम आपको पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि अगर हम इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को अगर लेकर के आए, और कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक, तो जिस पॉइंट तक आप लेकर के आएंगे, उस पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क डन करते हैं, उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये मान लो आपका पॉइंट है इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी पर आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। तो आपको टेस्ट चार्ज Q0 इन्फिनिटी से लेकर के आना है, और कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P तक। क्यों लाना है पॉइंट P तक? क्योंकि हम पॉइंट P पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसा हमने पिछली क्लासों में सीखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फानाइट से लेकर के आना है, बिल्कुल सीधा सीधा कहां तक? पॉइंट P तक। और पॉइंट P तक हम लाने में जितना वर्क डन कर लेंगे, जो कंप्लीट वर्क डन होगा, उस वर्क डन की वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के इक्वल। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है कि इन्फिनिटी से हमें टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट P तक लाना है, और देखना है पॉइंट P तक लाने में हम कितना वर्क डन करते हैं। वो वर्क डन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। टेस्ट चार्ज को तो Q0 से बताते हैं, तो आप लोग जानते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में ही सिखा दिया है हमने। ये हमारा डायग्राम लगभग बन के रेडी हो गया है, अभी इसमें कुछ और भी बनेगा, लेकिन अभी जितनी जरूरत है उतना ये बन के रेडी हो गया है। तो पहले हम लोग इस डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे? लिखो जरा। सपोज ए पॉइंट चार्ज, सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस Q, सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at a point O, is placed at a point O full stop, at small r meter, at small r meter distance
at small r meter distance appeared from at small r meter distance appeared from APART appeared from this charge appeared APART appeared from this charge A point P. This charge A point P is taken at which the electric potential is taken at which the electric potential is to be determined is taken at which the electric potential is to be determined complete full stop। तो हमने जैसा डायग्राम बनाया वैसा हमने इसके बारे में लिख लिया। ये पॉइंट ओ है, इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। लिख लिया ऐसा। लेकिन आप लोगों को पता है कि पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इन्फानाइट से किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक लेकर के आएंगे और पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ये हम डेफिनेशन में सीख चुके हैं पहले ही। लेकिन अब आप यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएं कि इन्फानाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, एक इतनी लॉन्ग डिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो हम सोचेंगे कि इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फानाइट डिस्टेंस से पॉइंट पी तक क्या हम ला पाएंगे, बहुत ज्यादा दूर है। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा कहीं और चला करके देख लेंगे, ले जा करके देख लेंगे क्या हम टेस्ट चार्ज को ले जा पाते हैं या नहीं। और जैसे ही हम सक्सेस हो जाएंगे टेस्ट चार्ज को ले जाने में तो फिर हम टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट पी तक भी लेकर के आ जाएंगे। जैसे कि किसी बच्चे को बाइक चलाना नहीं आती है तो क्या घर वाले उसको फर्स्ट टाइम बाइक हाईवे पर चलाने के लिए दे देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे इन्फानाइट डिस्टेंस तक चलाने के लिए दे देंगे? कभी नहीं देंगे। पहले उसे अपने आसपास एक कम डिस्टेंस तक चलाना सीखना होगा और जब वो सीख जाएगा तो फिर वो हाईवे पर इन्फानाइट डिस्टेंस तक जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। सेम यही काम यहाँ पर है टेस्ट चार्ज का। हम टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट पी तक इतनी डिस्टेंस से कैसे लेके आए। अगर अनसक्सेसफुल हुए तो उससे पहले हम टेस्ट चार्ज को एक छोटी सी डिस्टेंस पर ले जाकर के देखेंगे कि हम उसे ले जा पाते हैं या नहीं, और उसका वर्क डन देखेंगे कि कितना वर्क डन होता है। और जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो फिर हम टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लेकर के आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको दिखाई दे रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट को इमेजिन कर लेते हैं और वो पॉइंट मान लो आपका यहाँ पर है और इसका पॉइंट का नाम है पॉइंट ए, जो कि प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट ए। तो हमने मान लिया सपोज दैट स्मॉल एक्स मीटर की डिस्टेंस पर आपका पॉइंट ए है। प्लस क्यू चार्ज से उसी के फील्ड के अंदर स्मॉल एक्स मीटर की डिस्टेंस पर आपका पॉइंट ए है। और अब इस टेस्ट चार्ज को सबसे पहले हम पॉइंट ए पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे टेस्ट चार्ज को? पॉइंट ए पर रखेंगे, अभी इन्फानाइट पर नहीं रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, पॉइंट ए से इसे ले जाएंगे आगे की ओर,
चलाना सीखेंगे। तो हम मान लो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अभी पॉइंट ए पर रखा और पॉइंट ए से लेकर के जाते हैं अंदर की ओर और कहां तक ले जाते हैं, मान लो पॉइंट बी तक। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट ए से लेकर के बी तक की, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है टेस्ट चार्ज? तो आप जानते हैं हम ये छोटी सी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो छोटी सी डिस्टेंस को किससे बताएंगे, डी एक्स से। समझ गए? प्लस क्यू चार्ज से एक्स मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जो कि इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। और सबसे पहले हमने अपना टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पर रख दिया और अब उस पॉइंट चार्ज को हम ए से एक दूसरा पॉइंट है पास में ही, पॉइंट बी, उस तक ले जाएंगे और देखेंगे क्या हम वहां तक ले जा पाते हैं, क्या हम वहां तक ले जाने में सक्सेस होते हैं क्या। जो कि कितनी डिस्टेंस पर है पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी स्मॉल डी एक्स मीटर की डिस्टेंस पर है। डी एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ए से बी तक की डिस्टेंस बहुत कम है और कम डिस्टेंस के साथ में क्या लग जाता है, डी लग जाता है। कोई भी वैल्यू कम हो या छोटी हो तो उसके साथ में क्या लग जाता है, डी। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। तो इसमें लग गया डी और डिस्टेंस एक्स हो गई आपकी। अब हम क्या हुआ, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी तक लेकर के गए और मान लो सक्सेस हो गए ले जाने में। तो फिर हम वर्क डन देखेंगे कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन हमने किया है, और उस वर्क डन को पहले हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद अपने टेस्ट चार्ज को यहां से हटाएंगे और कहां पर रखेंगे, फिर इन्फानाइट पर रखेंगे। उसके बाद कहां पर रखेंगे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, इन्फानाइट पर। और फिर इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लेकर के जाएंगे और फिर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने जो दो पॉइंट माने हुए हैं ए और बी, जिन पर हम टेस्ट चार्ज को चलाना सीख रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं, उन पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि हमने कंसीडर किया है कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से स्मॉल एक्स मीटर की डिस्टेंस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका एक पॉइंट है ए और उस पॉइंट ए पर हम पहले टेस्ट चार्ज को रखते हैं। और अब आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही हम पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज अपना फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहाँ रखा है, पॉइंट ए पर रखा है सबसे पहले, और पॉइंट ए कहाँ है, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के फील्ड के अंदर। और प्लस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर अगर आपका टेस्ट चार्ज आ गया क्यू नॉट पॉइंट ए पर, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने के कारण इस पर फोर्स लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव लगाए चाहे रिपल्सिव लगाए। वो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसा होगा वैसा उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, प्लस क्यू चार्ज लगाएगा। क्यों लगा रहा है, क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट ए पर रखा है जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है। तो पहले हम देख लेंगे कि ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है और जब उस फोर्स को निकाल लेंगे फिर हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहाँ से चलाना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेकर के जाएंगे, पॉइंट बी तक लेकर के जाएंगे, है ना। तो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। लिखना जरा कैसे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा नीचे की लाइन से। consider the consider the test charge q naught, the test charge q naught present, consider the test charge q naught present on point a, present on point a, consider the test charge present on point a separated by distance small x meter, separated by distance small x meter in electric field
separated by distance small x meter in electric field of point charge plus q in electric field of point charge plus q in electric field of point charge plus q फुल स्टॉप. नीचे की लाइन से लिखना पैराग्राफ चेंज करके. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन plus q and q naught. The force acting between plus q and q naught. प्लस क्यू चार्ज और जो पॉइंट ए पर चार्ज रखा है क्यू नॉट, इनके बीच में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ना, कितना फोर्स लागू हो रहा है. तो कैसे निकालेंगे, अब आप लोग बोर्ड पर देखें. अब आप लोगों को केवल बोर्ड पर देखना है, वो भी अच्छे से. तो कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम कूलाम्स लॉ से, बाय कूलाम लॉ. क्या होता है कूलाम लॉ से फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R². यही होता है कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे. F इज इक्वल टू 1/4πε0. ये तो वैसा की वैसा रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है. और Q1 की जगह आपका चार्ज आएगा, पहला चार्ज मान लो कि प्लस Q, इंटू Q2 की जगह आपका दूसरा चार्ज आएगा जो पॉइंट ए पर रखा है, मान लो Q0, अपॉन R का मतलब होता है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस. तो प्लस Q चार्ज और Q0 चार्ज जो कि पॉइंट ए पर रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपको दिख रहा है x मीटर है. तो हम यहाँ लिखेंगे x, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर. ये क्या हो गया, ये आपका फोर्स आ गया कि जब आपका टेस्ट चार्ज Q0 पॉइंट ए पर रखा जाएगा तब उस पर इतना फोर्स लगेगा इस पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में. अब क्या करना है, अब इस टेस्ट चार्ज Q0 को हमें पॉइंट ए से बी तक ले जा करके दिखाना है. हम ले जा पाते हैं कि नहीं, जब सक्सेस हो जाएंगे तो फिर इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लेकर के आएंगे. तो इसके लिए हम लिखेंगे वी विल, हम ही लिख देते हैं, वी विल कैलकुलेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द स्मॉल अमाउंट. नहीं आप लोग लिखो इसको, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को देखने में. लिखना बेटा, पहले आप लोग इसको नोट कर लो फोर्स को, फिर लिखवाएंगे, क्योंकि फिर बोर्ड से आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो, सही नहीं दिखेगा. तो लिखो लिखो लिखो, पहले आप लोग ये लिखो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लस Q एंड Q0, ये लिख चुके शायद. फिर बाय कूलाम्स लॉ, फिर आप ये दोनों वैल्यू लिखें फोर्स की. जल्दी लिखना थोड़ा स्पीड में, क्योंकि वो एक दो लाइन की थोड़ी सी लैंग्वेज है उसमें. लिख लिया. डायग्राम बाद में बनाएंगे, अभी हम बता देंगे, साइड से जगह छोड़ देना डायग्राम के लिए. यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, फोर्स निकाल लिया कि प्लस Q चार्ज पॉइंट ए पर जो टेस्ट चार्ज रखा है Q0, उस पर इतना फोर्स लगा रहा है ना. अब आप नीचे की लाइन से लिखना वी विल कैलकुलेट द we will calculate the small amount of work done. We will calculate the small amount of work done. Small amount of work done
is displacing the test charge is displacing the test charge is displacing the test charge from point A to B is displacing the test charge from point A to B from point A to B a small distance from point A to B a small distance dx बोर्ड पे लिखा हुआ है dx ये स्मॉल डिस्टेंस dx ये स्मॉल डिस्टेंस dx फुल स्टॉप। अब आप लोग बोर्ड पर देखें ध्यान से, तो हमने क्या लिखा है कि हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी तक लेकर के जाते हैं, इनके इस बीच की स्मॉल डिस्टेंस कितनी है dx है, और आप अगर पॉइंट ए से बी तक ले जाने में एक स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में आपने जो वर्क डन किया है वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि कम डिस्टेंस तक ले गए हैं, स्मॉल डिस्टेंस तक ले गए इसलिए। तो अब आप लोग इसे बोर्ड पर देखना बेटा आगे, ये होगा द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल amount of work done will be the small amount of work done will be पॉइंट ए से बी तक हम स्मॉल डिस्टेंस dx तक ले गए हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखो हम कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन को निकालने के लिए हम वर्क डन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा। कुछ दिन पहले टॉर्क वाले क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ी थी। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन को किससे बताएंगे, W से बताएंगे, फोर्स को किससे बताएंगे, F से बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं आप, तो पॉइंट ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है dx, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं dx, इसलिए आपने जो वर्क डन किया है वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, और वर्क डन W के साथ में क्या लग जाएगा, D लग जाएगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी स्मॉल होगा, इसलिए W के साथ में D लग जाएगा, और dW इज इक्वल टू F इंटू dx होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझे आप, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। कैसा होगा ये डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, बहुत अच्छे समझना तभी बात समझ में आएगी। हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी की ओर लेकर के जा रहे हैं, ध्यान से देखना, और इधर कौन है आपका, इधर आपका पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, बिल्कुल है। हम इमेजिन कर लें कि ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट है वो पॉजिटिव नेचर का है। कौन से नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि ज्यादातर केस में हम टेस्ट चार्ज को कौन से नेचर का सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, पॉजिटिव नेचर का। तो सपोज दैट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आपका पॉजिटिव नेचर का है, और अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज जो आपका क्यू नॉट है अगर ये पॉजिटिव हुआ, तो इस पॉजिटिव चार्ज को आप पॉइंट ए से बी की ओर इधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर पॉजिटिव होने के कारण रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है,
और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट भी आप पॉजिटिव नेचर का मान रहे हैं, तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर पॉइंट ए पर ही रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रही। तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर। और रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? आप सब बच्चे जानते हैं रिपल्सिव फोर्स बाहर की ओर लगेगा। रिपल्सिव फोर्स का मतलब होता है दूर भगाने वाला फोर्स। तो टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, सॉरी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर रिपल्सिव फोर्स लगा करके उसे बाहर की ओर दूर भगाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अंदर की ओर लेकर के जा रहे हैं। पॉइंट भी किधर है? अंदर की ओर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, और आपका रिपल्सिव फोर्स किस साइड लग रहा है? बाहर की ओर। तो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन है बाहर की ओर, और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को आप लेके जा रहे हैं पॉइंट बी की साइड, मतलब कि अंदर की ओर। तो रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं आप टेस्ट चार्ज को। आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है dx वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बाहर की साइड, और आप किधर जा रहे हैं? पॉइंट ए से बी की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की साइड। आप डिस्प्लेसमेंट किधर कवर कर रहे हैं? अंदर की साइड, और फोर्स लग रहा है बाहर की साइड। तो आप उसका जो रिपल्सिव फोर्स है उस रिपल्सिव फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं अंदर की साइड, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर नेगेटिव। ठीक, अब क्या होगा? एफ की वैल्यू पहले से हमारे पास है, हम निकाल चुके हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू पुट कर दो। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू, ओ माई गॉड लाइट गई। तो हमने स्मॉल वर्क डन निकालने के लिए स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, जो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस टी एक्स होगा। इसके बाद हमने क्या किया? फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे जो पहले ही निकाल चुके हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू में माइनस टी एक्स लिखा है तो माइनस टी एक्स वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, अब हम स्मॉल वर्क डन तो निकाल ही चुके हैं। अब क्या होगा? अब हम सक्सेस हो गए हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में। अब क्या करने वाले हम? अब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम इन्फानाइट से कहां तक लेकर के जाएंगे? इन्फानाइट से पॉइंट पी तक ले जाने में। और आपको पता है कि इन्फानाइट से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो लार्जर वर्क डन होगा कंपेयर टू यहाँ के। और लार्जर वर्क डन को अपन किससे बताएंगे? डब्ल्यू से बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में देखेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। ये स्मॉल वर्क डन अपन निकाल चुके हैं, अब लार्जर वर्क डन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर द नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग, therefore the net work done in bringing, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। in bringing, therefore the net work done in bringing the test charge q naught from infinity to point p, the test charge q naught from infinity to point p, हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं, और अब कितना वर्क डन होगा उसे हम निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे फिर से वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर से फोर्स की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हम वर्क डन पहले ही एक बार निकाल चुके हैं, ये रहा। लेकिन ये वर्क डन कैसा है? स्मॉल वर्क डन है,
जो कि टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन किया था, ये वो वर्क डन है। लेकिन अब हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट पी इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लेकर के जा रहे हैं, तो अब लार्जर वर्क डन आएगा। तो वो लार्जर वर्क डन कितना होगा, वो ई स्मॉल वर्क डन से ही हम उस लार्जर वर्क डन को डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, देखो पहले हम इस स्मॉल वर्क डन को लिखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टी एक्स। यही हमारा स्मॉल वर्क डन। इसको थोड़ा और लिख दें इधर, 1/4πε0, ये हमारा स्मॉल वर्क डन है। इस स्मॉल वर्क डन को हम क्या करेंगे, लार्जर वर्क डन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, इसके लिए आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, जब हमारे पास कोई स्मॉल वैल्यू हो और उसे लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, जिसे बोलते हैं हिंदी में समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हमने बोथ साइड का कर दिया है और ये इंटीग्रेशन आपके स्मॉल वर्क डन को लार्जर वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इस इंटीग्रेशन में लिमिट लगा करके बताना पड़ती है कि इसको मिनिमम कितने स्मॉल वर्क डन से मैक्सिमम कितनी लिमिट तक लार्जर वर्क डन में से कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लिमिट लगाएंगे बेटा, मिनिमम लिमिट लोअर लिमिट 0 और मैक्सिमम लिमिट W। कम से कम कितना वर्क करेंगे, 0 करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वर्क कितना होगा, W। लार्जर वर्क को किससे बताएंगे, W से। ये स्मॉल वर्क है इसलिए DW से बताया गया है ना। अब बात आती है इधर की वैल्यू की। तो इधर की जो वैल्यू होगी वर्क डन की, वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर। अभी हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर पॉइंट ए से बी तक कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे थे, इसलिए आपका वर्क डन कम हो रहा था। तो इधर जो लिमिट लगेगी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। ये तो नॉर्मल वर्क की वैल्यू हो गई, नॉर्मल वर्क को हमने मान लिया 0 और W। इधर जो वैल्यू बनेगी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनेगी। कैसे, हम वर्क डन कहां पर निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पर, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लेकर के आ रहे हैं और पॉइंट पी पर वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि एक लार्जर वर्क डन है। तो पॉइंट पी तक की डिस्टेंस देखी जाएगी, कहां से कहां तक, एक तो इन्फानाइट से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, एक लिमिट ये बन जाएगी। और इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू की वजह से। तो एक प्लस क्यू से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, ध्यान से देखना, लार्जर वर्क डन के लिए इस साइड जो अपन लिमिट लेंगे वो किस आधार पर लेंगे, डिस्टेंस के आधार पर। क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे वर्क डन उतना ज्यादा होगा, जितनी कम डिस्टेंस कवर करेंगे वर्क डन उतना कम होगा। तो पॉइंट पी तक का वर्क डन हम निकाल रहे हैं, तो इन्फानाइट से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो इन्फानाइट ही होगी। इन्फानाइट से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फानाइट। तो एक लिमिट तो आपकी बन गई इन्फानाइट। और इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ का वर्क डन निकाल रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से वो बन रहा है, टेस्ट चार्ज, वो हाँ आपका चार्ज प्लस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, आर मीटर। तो एक लिमिट आपकी हो गई आर मीटर, यानी हमने पॉइंट पी के दोनों साइड की डिस्टेंस ले ली है। इस साइड की डिस्टेंस इन्फानाइट बन गई एक लिमिट, और दूसरी लिमिट बन गई इस साइड की आर मीटर। तो एक लिमिट इन्फानाइट और दूसरी लिमिट आर मीटर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज के क्वेश्चन में हमने लिमिट उल्टी लगाई है। इन्फानाइट ज्यादा बड़ी लिमिट होगी, इन्फानाइट तो एक लंबी डिस्टेंस होती है तो लिमिट बड़ी होगी, और बड़ी लिमिट होगी मतलब कि हायर लिमिट होगी। और हायर लिमिट को हमें कहाँ लिखना चाहिए, ऊपर। हायर लिमिट हमेशा ऊपर आती है। और जो आर मीटर डिस्टेंस है वो इन्फानाइट के सामने तो छोटी होगी। जो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस है आर मीटर, वो इन्फानाइट डिस्टेंस के सामने तो बहुत छोटी होगी, लोएस्ट होगी। और अगर लोएस्ट है, छोटी है, तो फिर ये आपकी लोअर लिमिट होना चाहिए आर मीटर। और ये लोअर लिमिट अगर है तो फिर इससे नीचे आना चाहिए, क्योंकि लोअर लिमिट तो नीचे आती है और हायर लिमिट ऊपर जाती है। जैसे यहाँ लोअर लिमिट 0 नीचे, हायर लिमिट W ऊपर है। लेकिन यहाँ लिमिट उल्टी क्यों लगी हुई है, तो यहाँ लिमिट इसलिए उल्टी लगी हुई है
क्योंकि इस साइड आप देखेंगे ये माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है डिस्टेंस के साथ में? dx क्या है आपकी? dx ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के साथ में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा होने के कारण ये जो आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस है वो ज्यादा होते हुए भी कम है। क्यों? क्योंकि वो माइनस की है, माइनस लगा हुआ है। और जो r मीटर डिस्टेंस है वो कम होते हुए भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो माइनस की है। कैसे? देखो एक एग्जांपल, कहीं लिखा है -2 और कहीं लिखा है -5। इन दोनों में बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा? तो इन दोनों में ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। ये नहीं सोचना ये 5 है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। क्यों है छोटा? क्योंकि ये -5 है। और ये बड़ा क्यों है? क्योंकि ये -2 है। इसी तरह से ये डिस्टेंस आपकी r माइनस की होगी लिमिट, और इनफाइनाइट भी माइनस की होगी। तो इनमें बड़ा कौन होगा? ये वाला होगा। और ये बड़ा होते हुए भी छोटा होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस जो कि दिखने में बड़ी लग रही है लेकिन होगी छोटी माइनस की वजह से, इसलिए लोअर लिमिट नीचे आई है। और r मीटर की डिस्टेंस जो कि दिखने में कम लग रही है लेकिन होगी बड़ी माइनस की वजह से, इसलिए वो ऊपर आई है। ठीक, अब क्या होगा ध्यान से देखना बेटा। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको करना आना चाहिए। कैसे? सबसे पहले डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो वो तो डब्ल्यू हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन हुआ तो डब्ल्यू में से डी हट गया, क्योंकि इंटीग्रेशन किया क्यों गया था? जिससे आपका स्मॉल वर्क लार्जर वर्क में कन्वर्ट हो जाए। जब इंटीग्रेशन होगा तो आपका जो स्मॉल वर्क है डी डब्ल्यू वो लार्जर वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें से डी हट जाएगा क्योंकि अब ये लार्जर वर्क बन गया है। अब क्या होगा? इसकी लिमिट वैसी की वैसी रहेगी 0 से डब्ल्यू। ये तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं वैसे इसको, है ना। अब हम बात करते हैं इधर की। इधर देखना, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेंगे। ये माइनस लगा हुआ है, माइनस को भी बाहर निकाल लो। पहले सबसे पहले तो माइनस को भी बाहर निकालेंगे, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, फिर प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट को भी बाहर निकाल लो। अब इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट से r, और इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले माइनस था, माइनस को बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट को बाहर ले लिया। अंदर कौन बचेगा? ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और dx की जगह dx। जो dx का माइनस था वो तो हम पहले ही बाहर लिख चुके हैं, बाहर ले चुके हैं। तो हमने 1/x² को अकेले को अंदर क्यों रखा इंटीग्रेशन के, बाद बाकी सबको बाहर क्यों निकाल दिया? तो हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जिसके लिए किया जा रहा है केवल वही इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। आप यहाँ देखेंगे d किसके साथ में लगा है? x के साथ में। इसका मतलब इंटीग्रेशन किसका होना है? x का। इसका मतलब छोटे से बड़ा किसको बनना है? x को बनना है। क्यों? क्योंकि d x के साथ में लगा है, ये छोटा है। अब बड़ा किसको बनना है? x को ही बनना है, क्योंकि उसके साथ में d लगा है, वो छोटा है। तो बड़ा कौन बनेगा? x बनेगा। इसलिए x अंदर रह गया और बाद बाकी सब बाहर निकल गए। इनमें किसी में भी d नहीं है, तो ये तो पहले से ही बड़े हैं। जो छोटा है उसी का तो इंटीग्रेशन होगा, इसलिए x वाला अंदर रह गया, बाद बाकी सब बाहर निकल गए। अब क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना। तो अब हम इसमें देखेंगे आपका वर्क डन की लिमिट 0 से w -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट। अब ये जो x² लिखा हुआ है 1/x², इसे जरा ध्यान से देखना। ये x² आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? x² ऊपर जा करके माइनस का हो जाएगा कि नहीं? ये 1/x² है, x² नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की। और लिमिट आपकी वैसी की वैसी लगी हुई है, इनफाइनाइट से r इंटू dx की जगह dx। ठीक है। अब क्या होने वाला है? अभी हमने इसको लिखा ही नहीं है, w की लिमिट को बाद में इकट्ठा लिखेंगे। 0 से w -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट। अब हमें x पावर -2 का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। हम तो भैया फिजिक्स में सिखाते हैं 11th क्लास में, पता नहीं आप लोगों ने सीखा है कि नहीं।
दूसरी बात, मैथ वाले बच्चे तो 12th में इससे बहुत ज्यादा खतरनाक इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं, लेकिन बायो वाले बच्चों को इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ सीख लो काम चलाने लायक, क्योंकि फिजिक्स में बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन में। या तो आप फ्रो से रटोगे, अगर नहीं आता तो क्या करोगे, रटोगे, या तो आप सीख लो या फिर रटोगे, दो में से एक ही काम करोगे। तो क्यों ना हम उसको सीख लें। हमें एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, कि अगर कहीं पर एक्स पावर एन लगी है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये एक्स वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। कैसे? अगर कहीं लिखा है एक्स पावर एन, एन का मतलब एक दो तीन चार पांच कितनी भी पावर हो, और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना, ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन करना है। तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब उस एक्स पर जितनी पावर लगी है एन, उसमें एक पावर और ऐड कर दो, और जितनी पावर बन रही है उतनी नीचे लिख दो। कैसे? देखो, जैसे हमें यहाँ पर एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है? एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करना है। ये लिमिट नहीं लिख रहे हैं, लिमिट तो बाद में सॉल्व होगी। हमें केवल एक्स पावर माइनस टू dx और इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो, n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, आप कंपैरिजन करें फॉर्मूले से, तो n की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है माइनस का टू। कितनी दिख रही है n की वैल्यू? माइनस का टू। मतलब आप इस साइड फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे तो x की जगह x, एन की जगह एन की वैल्यू आपने कंपैरिजन की है, कितनी है? माइनस टू, और पावर लगी है प्लस वन, और नीचे इसी तरह से माइनस टू प्लस वन। तो कुछ नहीं करना, बस एन की वैल्यू देखना है आपको। एन की वैल्यू कितनी है? माइनस टू। उसे फॉर्मूले में रखना है, एक्स पावर एन की जगह माइनस टू प्लस वन, और नीचे एन की जगह भी माइनस टू प्लस वन। सही है। अब क्या हो जाएगा बेटा, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? एक्स पावर माइनस वन। और नीचे माइनस टू प्लस वन लगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना बचेगा? माइनस वन। क्योंकि माइनस टू में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस वन ही बचेगा। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद आप ध्यान से देखें, इस माइनस को हम नीचे लगाएं या एक्स के साथ में ऊपर लगाएं, बात तो एक ही है। माइनस को हम यहाँ लगाएं या यहाँ पे लगाएं, बात एक ही है, याद रखना। तो नीचे वन को हमने वन लिखा रहने दिया, लेकिन माइनस को हमने नीचे की वजह ऊपर लगा दिया। अब क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस वन, और अपॉन में वन का कोई मतलब नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। तो हमने इसके नीचे से वन भी हटा दिया। अब क्या बचा? माइनस एक्स पावर माइनस वन। यानी आपका इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर माइनस टू dx का माइनस एक्स पावर माइनस वन। अगर हम इसे और भी अच्छे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स पावर माइनस वन को अगर प्लस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वन अपॉन एक्स पावर वन। ये एक्स पावर माइनस वन है, जैसे ये वन के अपॉन में आ जाएगा नीचे, तो ये पावर माइनस वन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस वन में। ये एक्स पावर प्लस वन है ना, एक्स पावर प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स स्क्वायर नीचे से ऊपर गया तो पावर माइनस की हो गई थी, वैसे ही एक्स पावर माइनस वन ऊपर से वन के अपॉन में नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी। तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन क्या निकला? माइनस का वन अपॉन एक्स पावर वन, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का वन अपॉन एक्स, क्योंकि पावर वन लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है पावर वन का। तो फाइनल इंटीग्रेशन आपका निकला माइनस का वन अपॉन एक्स, यानी एक्स पावर माइनस टू dx का इंटीग्रेशन होता है कितना? माइनस का वन अपॉन एक्स। और लिमिट अभी आपकी सॉल्व नहीं हुई है, लिमिट हमने इसमें कहीं नहीं लिखी है, तो लिमिट आपकी इसके ब्रैकेट पर लगेगी इनफाइनाइट से आर। ठीक। अब क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। तो ये तो इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले से करने का तरीका है, आता है, या मैथमेटिक्स वाले आगे सीखेंगे तो कर ही सकते हैं, और बायो वाले बच्चों के लिए हमने यहाँ साइड से सिखा दिया है। लेकिन अगर आपको झंझट लगती है तो आप डायरेक्ट अपने माइंड में याद रख सकते हैं कि एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन होता है माइनस का वन अपॉन एक्स। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, डब्लू, लिमिट जीरो से डब्लू, ध्यान से देखना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? माइनस और माइनस इनटू में है,
या माइनस से माइनस कट जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्या बन जाएंगे? कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू क्यू नॉट। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/x बचेगा और लिमिट इनफाइनाइट से r बचेगी। सही है। अब लिमिट को सॉल्व कर लो। लिमिट सॉल्व करना हमने आपको पहले सिखाया है फर्स्ट चैप्टर में। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हायर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। कैसे? देखो, पहले w की जगह उसकी हायर लिमिट आएगी माइनस, फिर w की जगह लोअर लिमिट आएगी 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q इंटू क्यू नॉट। इसी तरह से बेटा इसमें करेंगे। क्या लिखा है? 1/x, तो 1/x की जगह पहले उसकी हायर लिमिट आएगी r, फिर माइनस 1/, और इस बार x की जगह कौन आएगी? उसकी लोअर लिमिट आएगी इनफाइनाइट। आएगी कि नहीं? अब क्या हो जाएगा बेटा? w में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? w ही बचेगा। बचेगा तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं w। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q इंटू क्यू नॉट 1/r माइनस 1 में इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा? w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q इंटू क्यू नॉट। 1/r में से अगर 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 1/r ही बचेगा, है ना। अब w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q इंटू क्यू नॉट। प्लस q इंटू क्यू नॉट का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा कब? जब अपन इसका ब्रैकेट खोलेंगे तब। तो हमने इसका ब्रैकेट खोला और प्लस q इंटू क्यू नॉट का मल्टीप्लाई 1 में किया तो अपॉन में क्या आ जाएगा? r। ये आपका क्या आ गया? वर्क डन आ गया। लेकिन निकालना क्या है? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये क्या आया? ये पॉइंट पी पर वर्क डन आया है, ये लिखा हुआ है ऊपर साफ साफ। तो अब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? V इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। और इसके अपॉन में Q की जगह कौन सा वाला चार्ज आएगा? इन दोनों में से, प्लस Q और Q नॉट में से। तो आपको पता है हम किस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं? तो हम चार्ज Q नॉट को लेकर के आ रहे हैं। तो कौन सा वाला चार्ज आएगा? Q नॉट वाला। क्यों? क्योंकि वर्क डन किसको लाने में कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाने में। तो आपका टेस्ट चार्ज आएगा Q नॉट। अब क्या होगा बेटा? Q नॉट से Q नॉट आपका कैंसिल आउट, नीचे वाले Q नॉट से ऊपर वाला Q नॉट कैंसिल आउट। अब क्या बचेगा? बस लास्ट है। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q और नीचे क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस Q और नीचे बचेगा R स्क्वायर। Q नॉट से तो Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए? पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। बाहर अपन चाहे तो इसकी यूनिट लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये हमने आपको कल ही बता दिया था। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया है। ये पूरा फॉर्मूला बन